हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मंजिल एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही थी रीट पात्रता पेपर के जो पुराने पेपर हैं, स्पेशली 2022 में जो पेपर हुए थे अभी लास्ट बार, उनके पेपर का सॉल्यूशन किया जा रहा है और डिटेल में हम इनका सॉल्यूशन कर रहे हैं। और ये सीरीज आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रही है, क्योंकि इसके बेस पर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब जो आने वाला पेपर है रीट पात्रता को लेकर, वो किस तरीके का पेपर बन सकता है। अगर आप दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ उर्दू लैंग्वेज रीट पात्रता पेपर में डूबते को तिनके का सहारा है। यानी कि जो बंदा ध्यान से इस रीट पात्रता पेपर में उर्दू लैंग्वेज को पढ़ लेगा, 30 में से 30 लाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, आराम से वो लेके आ जाएगा। और हमारे स्टूडेंट लेके भी आए हैं, 30 में से 30, 30 में से 29 नंबर आराम से हमारे स्टूडेंट्स लेकर आए हैं। आप कमेंट सेक्शन चेक कर लीजिए, पुराने पेपरों के बच्चों ने बाकायदा स्क्रीनशॉट भेजा है, कमेंट सेक्शन में भेजा है। तो अगर आप पूरा इस लैंग्वेज का कोर्स, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट पेपर देना चाहते हैं, तो आप सब लोग ये जो दिया हुआ है यहाँ पर देख लीजिएगा। मंजिल एकेडमी का आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा और वहाँ पर आप लेवल 2 के हैं या लेवल 1 के हैं वो भी देख लीजिएगा। अलग अलग कोर्सेज बन रखे हैं। आप उसमें लैंग्वेज फर्स्ट चूज करेंगे या सेकंड चूज करेंगे, इसका भी अलग अलग कोर्सेज बना रखे हैं। तो आप आज ही ज्वाइन कीजिए और अपनी जो मार्किंग है रीट पात्रता पेपर में 90 सवाल सही करने में, उसमें सबसे जो मजबूत कड़ी है आपकी उर्दू लैंग्वेज, उसको कम से कम मजबूत कर लीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का कोर्स। आज का टॉपिक जो है ये हमारा शिफ्ट 3 का पेपर है दोस्तों। इससे पहले हमने शिफ्ट 1 और शिफ्ट सेकंड जो है डिस्कस कर ली है। ठीक है, आप ये ध्यान देना, शिफ्ट 1 जो था वो लेवल 1 के लिए था। बाकी कैंडिडेट ज़्यादा होने की वजह से गवर्नमेंट ने, सरकार ने अलग अलग शिफ्टों में लेवल 2 वालों के एग्ज़ाम लिए थे। शिफ्ट 2 का अपन ने सॉल्यूशन कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे शिफ्ट 3 वाले पेपर को। इसमें लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड दोनों को एक साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये दोस्तों शिफ्ट 3 का सी कोड है इस पेपर का। ये यहाँ पर थोड़ी सी महत्वपूर्ण बात मैं हर पेपर में बताता हूँ कि आप जब पेपर देने जाओ, तो यहाँ पर लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड का चयन बहुत अच्छे से करना है आपको। जैसे अभी आप आवेदन कर रहे हो तो उसमें लैंग्वेज फर्स्ट जो आप रख रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने हिंदी फर्स्ट किया है, उर्दू को सेकंड में रखा है, तो आपको वहाँ पर भी एग्ज़ाम में पहले हिंदी को ही सॉर्ट आउट करना है और उसके बाद में उर्दू को सॉर्ट आउट करना है। ये ध्यान रखना, आप इसमें गलती मत कर लेना। आप ये ना हो कि क्योंकि बड़ा पेपर आता है इसका, एक तरीके से एक जैसे कोई छोटी बड़ी किताब आती है ना, उसकी शक्ल में रीट का पेपर आता है। आप ये मत करना कि फोरम में आपने फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी भरा है लेकिन आप उसमें वहाँ पर जाकर उर्दू भरना शुरू कर दो। बहुत सावधानी बरतनी है दोस्तों इस चीज़ की। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा रमूज़ औक़ाफ़ से ये सवाल लिया गया है। इसमें वाविन की अलामत पूछी है दोस्तों आपको, तो वाविन की अलामत, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ये आपको पता है इस्तफ़हामिया या सवालिया इस अलामत को बोलते हैं। इस अलामत को राबता या तफसीरा बोलते हैं और इस अलामत को निदाइया या फजाइया बोलते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ़ेल लाजिम है इन मिसालों के अंदर, बाग खूबसूरत है, हामिद आया, सोहन बीमार है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फ़ेल लाजिम का जो कंडीशन है, आपने पता है कि मानवीय एतबार से फ़ेल की 3 किस्में हमने पढ़ी थी, जिसमें पहली ही जो किस्म थी वो फ़ेल लाजिम थी, फिर दूसरी थी फ़ेल मुतअद्दी और तीसरी थी फ़ेल नाक़िस। फ़ेल लाजिम में दोस्तों काम का असर सिर्फ फ़ाइल तक रहता है और फ़ेल मुतअद्दी में काम का असर मफ़ऊल तक चला जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट तक चला जाता है। और फ़ेल नाक़िस सिर्फ कैफ़ियत बयान करता है, बाकी असर नहीं करता। तो यहाँ पर बाग खूबसूरत है, ये मफ़ऊल तक जा रहा है, सोहन बीमार है, ये भी मफ़ऊल तक जा रहा है। हामिद आया, ये यहाँ पर सिर्फ फ़ाइल तक ही इसका असर है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। सलीम ने ख़त लिखा, फ़ेल की कौन सी किस्म है?
तो दोस्तों इसमें जाहिर सी बात है फ़ेल मुतअद्दी है, क्योंकि सलीम ने क्या लिखा, ख़त लिखा। बात ऑब्जेक्ट तक जा रही है, यानी कि मफ़ऊल तक जा रही है बात। अगर फ़ाइल तक रहती तो फ़ेल लाजिम हो जाता, और किसी पर भी असर ना से ना, मतलब बिल्कुल असर नहीं करने वाला है, तो यहाँ पर फ़ेल नाक़िस हो जाता। लेकिन यहाँ पर काम का असर मफ़ऊल तक जा रहा है, तो फ़ेल मुतअद्दी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जुमले के मुतालिक कौन सा बयान दुरुस्त है? सिर्फ लफ्ज़ों का मजमुआ, सिर्फ मानों का मजमुआ, लफ्ज़ों के माने मुतय्यन करना और उनको सिमत और रफ्तार अता करना, सिर्फ रस्मुल ख़त का इस्तेमाल। दोस्तों जब भी ऑप्शन में सिर्फ नाम आ जाए तो लगभग मान के चलो कि वो ऑप्शन गलत होता है। तो यहाँ पर सिर्फ 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 तीन में आ गया, तो ये तीनों ही गलत है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। लफ्ज़ों के लिए लफ्ज़ों के माने मुतय्यन करना और उनको सिमत और रफ्तार अता करना। अच्छी तदरीस के उसूल हैं तलबा की मालूमात में इजाफ़ा करना, तलबा की नफ्सियात और तजुर्बात का ख्याल रखना, और तलबा के सीखने के लिए आमादा करना मंदरजा बाला सभी। अब ये तीनों ही पॉइंट अगर हम देखें अच्छी तदरीस के लिए, तो जाहिर सी बात है तीनों ही बातें दुरुस्त हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। झेल में तदरीसी बसरी मुआवन नहीं है। तदरीसी यानी कि ये आपके जो आपने हिंदी में पढ़ा होगा, दर्शीय सामग्री, शर्वीय सामग्री, है ना, शर्वीय सामग्री और दर्शीय शर्वीय सामग्री दोनों आती है। तो यहाँ पर दोस्तों झेल में से तदरीसी बसरी मुआवन पूछा है दोस्तों, आपके बसरी मुआवन। तो रेडियो ऐसा है दोस्तों भाई, समई यानी कि सिर्फ सुना जा सकता है उसको, और बसरी का मतलब जिसे देखा जा सकता है। तो रेडियो को हम देख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, पूछा क्या है आपको, तदरीसी मुआवन नहीं है। टेलीविज़न को हम देख सकते हैं, चार्ट को हम देख सकते हैं, नक्शे को हम देख सकते हैं। रेडियो जो है वो सर्वे सामग्री है, सुन सकते हैं इससे। रेडियो पे कोई चीज़ देख थोड़ी सकते हैं। रेडियो तो सिर्फ उसमें जो बोलता है, उसमें बोलने वाले को हम थोड़ी देख सकते हैं। रेडियो जो वस्तु है उसको तो हम देख सकते हैं, लेकिन जो रेडियो में सुना रहा है उसको थोड़ी देख सकते हैं। टेलीविज़न में हम देख सकते हैं, चार्ट को हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन नहीं पूछा है दोस्तों। बाकी तीनों जो है ये मुआवन अशिया तदरीसी बसरी के हैं। रेडियो जो है वो समई का है। प्राइमरी मंजिल पर उर्दू तदरीस की तरतीब है। सुबोपली, हिंदी में सूत्र याद रख लेना, सुबोपली, सुबोपली, सुबोपली। सुनना, सु से सुनना, बो से बोलना, पे से पढ़ना, ले से लिखना। ये ट्रिक्स आपके, चाहे आप हिंदी की पेडागोजी पढ़ो, उर्दू की पढ़ो, सब में शामिल होती है, ठीक। तो यहाँ पर सुबोपली बिल्कुल ट्रिक। अब कई बार क्या होता है कि सुनना को गायब कर देता है, वो सुनना की जगह समझना लिख देता है। सुनना की जगह क्या लिख देता है, समझना लिख देता है, कुछ और लिख देता है, या सुनना को हटाकर समझना को लास्ट में ऐड कर देता है। लेकिन बाकी ट्रिक्स जो है वो सेम होनी चाहिए। जैसे सुनना यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रही है, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब बोलना सबसे पहले इस ऑप्शन में आ रहा है, तो ये सही हो जाएगा आपका। पहले बच्चा बोलना सीखेगा, पढ़ना सीखेगा, लिखना सीखेगा, फिर समझना सीखेगा, आखिर में ये तो समझेगा वो दोस्तों। अगला सवाल देखें, उस्ताद की तदरीसी सिमत मुतय्यन करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? माक़ूल निसाब, यानी कि पाठ्यक्रम जो है वो बिल्कुल मौजूद होना चाहिए, और सिमत मुतय्यन करने के लिए पूछा है। बाकी तो जैसे सारी चीज़ें ज़रूरी है, इमदादी अशिया की भी ज़रूरत होती है, और इमदादी और ये हो गई तो ये चीज़ है, ये लाइब्रेरी भी बच्चों के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर उस्ताद की तदरीसी सिमत पूछी है दोस्तों, तो उस्ताद का लगभग जो निर्धारित काम है वो मास आपके जो पाठ्यक्रम होता है, जो निसाब होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। बुलंद ख्वानी के मकासिद में से नहीं है रवानी, सेहत तलफ़ुज़, औक़ाफ़ और दुरुस्ती इमला। अब जाहिर सी बात है, अगर आप बुलंद ख्वानी कर रहे हो, यानी कि जो उच्चारण कर रहे हो तेज़ गति से, तो उसमें तलफ़ुज़ का तो होना ज़रूरी है। उसमें रवानी यानी कि उसमें जो ले होती है, ले वो भी होनी चाहिए। औक़ाफ़ भी होना चाहिए। रमूज़ औक़ाफ़ यानी कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे कौन सी मात्रा लगा के उसको खींचना है। इमला का कोई रोल नहीं होता है बुलंद ख्वानी के अंदर, ठीक है।
जो मुहर्रिकात फ़र्द की अपनी शख्सियत से पैदा होते हैं और बेहतर तरीके से तालीमी मकासद को पूरा करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जो मुहर्रिकात फ़र्द की अपनी शख्सियत से पैदा होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दाखिली मुहर्रिकात। भाई खारजी, सियासी, समाजी ये तो बाहरी हो गए ना। खुद अगर अपनी शख्सियत से पैदा हो रहा है, अपने अंदर से ही कोई चीज़ सीख रहा है, तो दोस्तों ये दाखिली महलूकात होगी। पैराग्राफ से देखते हैं किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। जब इंसान को भाप की ताकत का अंदाजा हुआ तो उसने भाप से चलने वाला इंजन बना लिया। यह इंसान की पहली कोशिश थी। इसमें ईंधन ज्यादा खर्च होता था। जेम्स वॉट नाम के एक आदमी ने इस इंजन में कई तब्दीलियां की और ये साबित कर दिया कि भाप की कुव्वत से कम वक्त में बहुत सा काम लिया जा सकता है। लोगों ने सोचा कि जब एक जगह रखकर उस अंजुमन से काम लिया जा सकता है तो इसकी मदद से पहिए को भी ज्यादा तेजी से चलाया जा सकता है। 18वीं सदी के आखिर में इंसान ने इस ख्याल को भी सच कर दिखाया और भाप की ताकत से चलने वाली मोटर गाड़ियों सड़कों पर दिखाई देने लगी। किसने किसने ये साबित किया कि भाप की कुव्वत से कम वक्त में बहुत सा काम लिया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर जेम्स वाट। आपके पहली लाइन में इसका उत्तर दिया हुआ है। किस सदी के आखिर में भाप की ताकत से चलने वाली गाड़ियां सड़कों पर दिखाई देगी? दोस्तों ये सवाल जो पैराग्राफ से पूछे जाते हैं, कम से कम इसमें तो गलती मत कर देना। तो इसका दोस्तों 18वीं सदी में, क्योंकि यहां पर देखो साफ लिखा हुआ है। आप अगर पैराग्राफ में जाएंगे ना तो देख लीजिएगा, यहां पर ये देख लीजिएगा 18वीं सदी में लिखा हुआ है यहां पर। किसने ये साबित किया कि कुव्वत से कम वक्त में बहुत सा काम लिया जा सकता है? कुव्वत से कम वक्त में, ये तो हो गया जेम्स वाट ने, ये भी हो गया। कुव्वत का मुतजाद है। कुव्वत का, तो कुव्वत का मतलब ताकतवर, और कमजोर इसका मुतजाद आ जाएगा, विलोम शब्द आ जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। गाड़ी की जमा क्या है? यहां पर गाड़ी का प्लूरल पूछा है, यानी कि बहुवचन पूछा है इस सवाल के अंदर। तो गाड़ी की गाड़ियां हो जाएगा, सीधा आसान सवाल था। तब्दीलियां का मुतरादिफ क्या है? पर्यायवाची शब्द पूछा है किसका? तब्दीलियां, यानी कि बदलाव आना। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए फिर से आपके पैराग्राफ आया है। इब्न सैना ने साइंस पर बहुत सी किताबें लिखी। इसके अलावा इल्म तिब पर भी किताबें लिखी, जिनमें सबसे ज़्यादा मशहूर किताब अल कानून है। इस किताब में बीमारियों की तफसीलात, इलाज के नुस्खे और इस सिलसिले में अपने तजुर्बात बयान किए हैं। दुनिया की दूसरी ज़बानों में भी इस किताब के तर्जुमे हो चुके हैं। अल कानून की इशाअत के बाद 600 साल तक इस्लामी दुनिया ही में नहीं, यूरोप में भी तिब की तालीम इब्न सिना की इस किताब से दी जाती रही। आगे देखें। रियाजी और फल्कियात से भी इब्न सिना को बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने हमदान में रसदगाहें तामीर करवाई। अब यहां पर इब्न सीना की मशहूर किताब कौन सी है? तो जाहिर सी बात है पहले ही ऑप्शन में था अल कानून। कौन सी ऑप्शन है इसमें? अल कानून इब्न सीना की किताब थी। अल मामून, अल फारूक, ये तो शिबली साहब की हैं ये तो। इब्न सीना किस फन के माहिर थे? तारीख के, फलसफे के, दास्तान गोई के, या इल्म तिब के? तो दोस्तों जाहिर सी बात है इल्म तिब, जिसको अंतरिक्ष का जो इल्म होता है ना उसको बोलते हैं। ठीक है ना, जो भविष्यवाणी वगैरह इस तरीके से देखते हैं ना उसको। 47 में डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 47 में इब्न सीना ने किस शहर में रसदगाहें तामीर करवाई? ये भी आपके इस पैराग्राफ से सवाल है। तो हमदान के अंदर तामीर करवाई थी। मंदरजा झेल जुमलों में फ़ेल लाजिम पूछा है दोस्तों। आपको पता है मानवीय एतबार से फ़ेल की 3 किस्में थी: फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतअद्दी और फ़ेल नाक़िस। फ़ेल लाजिम काम का असर सिर्फ सब्जेक्ट तक यानी कि फ़ाइल तक है, और फ़ेल मुतअद्दी काम का असर मफ़ऊल तक,
और फ़ेल नाक़िस यानी कि जिससे काम का असर साबित ना हो, सिर्फ कैफियत का पता चले। तो यहाँ पर किताब आ रही है, हामिद ने किताब पढ़ी, मफ़ूल तक जा रहा है। ज़ाहिद बहुत शरीर है, मफ़ूल तक जा रहा है। असलम ने ख़त लिखा, यह भी मफ़ूल तक जा रहा है। आपको पूछा क्या है फ़ेल लाज़िम, हामिद गया, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बलिहाज माना, फ़ेल की किस्म कितनी है? माने के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में हैं दोस्तों? अभी मैंने बताई थी 3 किस्में हैं। कौन कौन सी? फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मुतअद्दी और फ़ेल नाक़िस। ओके, माने के एतबार से। परवरदिगार, तलबगार वगैरह इस्म की कौन सी किस्म है 51 के अंदर? तो दोस्तों ये इसमें फ़ाइली तरकीबी है, इसमें फ़ाइली तरकीबी है इसका राइट आंसर। परवरदिगार, तलबगार, भाई कयास से इसका अंदाज़ा थोड़ी लगा सकते हैं हम। इसमें ख़ास भी नहीं हो सकता, इसमें नकरा भी नहीं हो सकता, तो इसमें फ़ाइली तरकीबी है। तलब करने वाला, तलबगार। मिर्ज़ा नौशा इस्म की कौन सी किस्म है? मिर्ज़ा नौशा इस्म की कौन सी किस्म है? तो दोस्तों ये इसमें ख़ास है। ये आपको पता हो तो इसमें मारफा और इसमें ख़ास की हमने अलग अलग किस्में डिवाइड की थी, जैसे इसमें जमा, इसमें लक़ब, इसमें तखल्लुस, ये सारी चीज़ें दोस्तों हमने डिस्कस की थी। इसमें ख़ास आ जाएगा ये, मिर्ज़ा नौशा लक़ब आ गया ना। मंदरजा झेल में ज़मीर शख्सी कौन सी है भाई इसमें? तो वो, उन, तो यहाँ पर सभी दोस्तों यहाँ पर ज़मीर शख्सी ही है ये तो, ठीक है, क्योंकि ज़मीर मौसूला तो यहाँ पर आपको जैसे नहीं आ रही है, तो यहाँ पर ये ज़मीर शख्सी का ही पार्ट है तीनों मिसालें। मंदरजा झेल में सिफ्त की किस्म कौन सी है? निस्बती, इशारा, तनकीर और मुतकल्लिम। तो दोस्तों निस्बती जो है वो सिफ्त की किस्म है, बाकी इशारा, तनकीर, मुतकल्लिम ये आपके ज़मीर की किस्म हो जाएगी। वाव अत्फ की मिसाल क्या है दोस्तों? वाव अत्फ की मिसाल है नेक व बद, नेक व बद, नेक और बद। जंगल वंगल नहीं है और पीरू आया, पानी वानी भी नहीं है, नेक और बद यानी कि जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है वो वाव अत्फ होता है। मुहावरा है इसमें से, बाग बाग होना, आम के आम गुठलियों के दाम, एक हाथ से ताली नहीं बजती, मुफलिसी में आटा गीला। अब आपको ना से सिंबल से पहचानना चाहिए कि भाई 90% लगभग वो मुहावरा ही होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाग बाग होना मुहावरा है। बाकी तीनों दोस्तों आपके ज़रबुल मिसल या कहावत है। ओके, डूबते को तिनके का सहारा, ज़रबुल मिसल के माने क्या है? अब जाहिर सी बात है दोस्तों, गलत काम अंजाम देना ये नहीं है, पुरानी रंजिश निकालना ये भी नहीं है, मुसीबत में थोड़ा सा सहारा भी बहुत होता है, अपना काम बनाना ये भी नहीं है। तो ये दोस्तों मैं अभी पहले पेपर शुरू किया था तब भी मैं बोल रहा हूँ कि ये उर्दू लैंग्वेज आपको रीट पात्रता में पास कराने के लिए डूबते को तिनके का सहारा है। यानी कि मुसीबत, आप जैसे मान लो कि अगर 82 पे रुक गए या 81 पे रुक गए, तब आपको पछतावा होगा कि यार उर्दू लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पढ़ लेते ना, तो आज हमारे 90 नंबर बन जाते और हम पास हो जाते। ठीक है, अब आपके सवाल फिर से रमूज़ औक़ाफ़ में से आ गया, इस सिंबल को पहचान करना, इस अलामत का क्या नाम है दोस्तों? अब आपको पता है सकते की अलामत तो सिर्फ इतनी सी इन्वर्टेड कोमा होती है, ठीक है ना, इतनी सी, एक तरीके से इतनी सी। और जो तफसीला होता है दोस्तों, तफसीला के अंदर आपको पता है एक बिंदी ये, एक बिंदी ये और फिर इस तरीके से एक लाइन होती है, तफसीला होती है। वक्फा की अलामत आपको पता है, जैसे ये सकता की अलामत है, इसके नीचे एक बिंदी लगा दो, ये वक्फा की अलामत हो जाएगी। अब इस अलामत को आप क्या नाम दोगे? इसके अलामत का नाम दोगे राबता। ओके, लफ्ज आखिर का मुतजाद क्या है? आखिर का मुतजाद आपको विलोम शब्द पूछा है दोस्तों 59 का, बिल्कुल आसान है, आखिर का शुरू। मंदरजा झेल में हमजा की इजाफत है, हमजा, रुख यार, दस्त सवाल, कफ दस्त, पर्दाए गैब। पर्दाए गैब नाम देखो, आप पढ़ते ही आपको अंदाजा लगा सकता है कि हमजा की इजाफत यानी कि पर्दाए, पर्दाए गैब आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। हमजा की जो अलामत है ना, इजाफत यानी कि हमजा का साउंड अगर बढ़ोतरी के रूप में आप कहाँ पे देख रहे हैं? पर्दाए गैब के अंदर। ओके, पर्दाए
पर्दा ए, इस तरीके से आप जैसे पर्दा ए ये लिखे, फिर हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं ना, पर्दा ए गैब। तो ये जो हमजा की अलामत है ये इसी सेंटेंस में है, इसी वर्ड में है। ओके, तो 60 में डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए अब हम लैंग्वेज सेकंड पे डिस्कस करते हैं। ये आ गई, अब हमारी शिफ्ट चल रही है, ध्यान रखना दोस्तों, शिफ्ट चल रही है थर्ड, और लेवल कौन सा है, लेवल चल रहा है सेकंड। अब हम लैंग्वेज कौन सी ले रहे हैं, सेकंड लैंग्वेज पर हम डिस्कस करने वाले हैं। रस्मुल खत किसे कहते हैं, पहला सवाल है दोस्तों, बिल्कुल आसान सवाल है। जो तरीका हुर्फों को लिखने में इस्तेमाल किया जाता है उसको रस्मुल खत कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, लिपि। क्या कहते हैं, लिपि। एक मौसर मुअल्लिम के औसाफ क्या है, एक मौसर मुअल्लिम के औसाफ क्या, यानी कि एक या एक असरदार मुअल्लिम की खासियत क्या है भाई। तो तलबा की सीरत को संवारना, बिल्कुल सही बात है। इल्म व अमल में माहिर होना, ये भी बिल्कुल उसकी खासियत होती है। अंदाज़ाए कदर के तरीकों से बखूबी वाकिफ़ होना, ये भी बिल्कुल सही बात है। यानी मूल्यांकन के जो तरीके होते हैं उनको अच्छी तरीके से पता होना। तो इसका मतलब तीनों ही बात सही है, तो डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। किस सिनफ के माने प्रागैंदा करना या बिखेरना होता है, 63 में। तो दोस्तों नसर एक ऐसी सिनफ है जिसमें आप बहुत सारा मैटर जो है बिखेर कर आप लिख सकते हैं। बाकी मरसिया, कसीदा और मसनवी, इसमें आप किसी भी चीज को बिखेर कर आप नहीं लिख सकते आप। ठीक है, चलिए या मंजिल या हदफ को हासिल करने के लिए जो अमल किया जाता है वो क्या है भाई, 64 में निसाब यानी कि पाठ्यक्रम। आप किसी भी मंजिल को, जैसे अभी आपकी पात्रता पेपर को की मंजिल पास करना है, आप प्लान कर रहे हो कि यार मुझे रीट पात्रता पेपर देना है और मुझे उसकी स्टडी करनी है और एग्जाम पास करना है। तो अब आप ऐसे ही थोड़ी कोई सी बुक उठा ली और बस पढ़ने लगे, ऐसा नहीं है। आप क्या करोगे, उसका सबसे पहले एक पाठ्यक्रम यानी कि उसका जो सिलेबस है वो आप निकलाओगे और उस सिलेबस के बेस पर आप अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए काम करने लगोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये निसाब जो है, ये पाठ्यक्रम जो है, ये अमल यानी कि काम में लिया जाता है। एक दरसी किताब किसी खास मुताले की शाख के लिए एक मयारी किताब होती है, ये कौल किसका है दोस्तों। ये दोस्तों बोनस का दिया गया सवाल है। ये एक दरसी किताब किसी खास मुताले की शाख के लिए एक मयारी किताब होती है। तो इन चारों ऑप्शनों में से ही कोई ऑप्शन ऐसा नहीं था जिसने ये बात कही थी, ये कोटेशन कहा था। ठीक है, चलिए समई दरसी आलात में शुमार नहीं है। यहां पर पूछ रहा क्या है दोस्तों, समई मैंने बताया था ना अभी, शर्वे सामग्री और दर्शे सामग्री। शर्वे का मतलब सुनना और दर्शे का मतलब देखना। आपको पूछा क्या है, समई यानी कि सुनने वाली इन ऑप्शनों में से कौन सी चीज शामिल नहीं है, सुनने वाली। तो यहां पर देखिएगा दोस्तों, ग्रामोफोन बिल्कुल सुनने के काम आता है, रेडियो भी सुनने के काम आता है, टेप रिकॉर्डर भी सुनने के काम आता है। चार्ट जो है दोस्तों वो आपके समई आलात में नहीं माना जाता। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए, नामानूस और गैर मुआरिफ अशिया को समझाने का कौन सा तरीका ज्यादा असरदार है। तो दोस्तों तस्वीर के जरिए अगर आप कोई चीज बयान करोगे तो वहां पर नामानूस और गैर मारूफ अशिया को समझने का तरीका बिल्कुल असरदार होगा। तस्वीर के जरिए अगर आप कोई चीज दिखाकर कोई चीज बच्चों को समझाओगे या उसके बारे में बताओगे तो वो तरीका ज्यादा असरदार होता है, बजाय इनके आप बयान करते जा रहे हो, बताए जा रहे हो, बताए जा रहे हो उसके बारे में, और उसके बारे में बिल्कुल जोर जोर से बताए जा रहे हो या कोई कहानी सुनाकर। तो इससे इन सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके ये है। किस तरीकाए जांच में मौजू से गुरेज की गुंजाइश नहीं होती। मौजू जो विषय वस्तु होती है उससे बचने की गुंजाइश नहीं होती, किस तरीकाए जांच में। दोस्तों मारूजी जो जांच होती है, मारूजी जांच,
उसमें मौजू से गुरेज की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती है। मारूजी का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप, जो मतलब अति लघुतरात्मक जिसको बोलते हैं, अति लघुतरात्मक, यानी कि इसमें कोई भी मौजू छूटने की गुंजाइश नहीं रहती, आपके कोई सा भी ऑप्शन दे सकता है वो। यानी कि इन ऑप्शनों के बेस पे सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका 68 में ए हो जाएगा। क्यों? अभी आप खुद सोचो, जैसे आप अभी एग्जाम दोगे रीट पात्रता पेपर का, तो आपको आपको सिलेबस दे दिया कि भाई एसएसटी का ये है, उर्दू का ये है, हिंदी का ये है, साइकोलॉजी का ये है। अब यहाँ पर वो क्या करेगा, आपको सिलेबस दे दिया, अब इसमें मौजूद से आपकी जो विषय वस्तु, आपको जो सिलेबस है उसमें कुछ छूटने की गुंजाइश रखेगा क्या? ऑब्जेक्टिव टाइप में कोई भी सवाल आपके दे सकता है किसी भी टॉपिक से। चलिए, बच्चा किस पहलू में कमजोर है और उसकी कमजोरी को कैसे दफा किया जा सकता है, ये जानने के लिए क्या जरूरी है भाई? तो दोस्तों, ये जानने के लिए जरूरी है मूल्यांकन उसका। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अंदाजा कदर को मूल्यांकन। भाई अगर आप उस बच्चे का मूल्यांकन ही नहीं करोगे, उसका अंदाजा कदर ही नहीं करोगे, तो आप कैसे पता लगाओगे ये बच्चा कितना कमजोर है? आप सोचोगे कि बुलंद ख्वानी, यानी कि उससे जोर से बुलवाएं या उसको खामोश रख करके बुलवाएं, इससे नहीं होता है। आप अंदाजा कदर से ये पता लगा सकते हैं कौन सा बच्चा कितना कमजोर है। जबान की तालीम का सारा अमल दर्स की किताब तक महदूद रहता है। कौन सी क्लास तक? जबान की तालीम का सारा अमल दर्स की किताब तक महदूद रहता है। दोस्तों, ये प्राइमरी दर्जा तक ही रहता है। दर्स की किताब तक महदूद रहता है, किस क्लास तक? प्राइमरी दर्जा तक। आगे एक पैराग्राफ है, "1984 की सर्दियों में मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में गैस का एक बहुत बड़ा साना रोनुमा हुआ, यानी एक घटना घटी, रोनुमा हुआ था। इस सानह की जिम्मेदारी यूनियन कार्बन डाई नामी एक गैर मुल्की कंपनी पर आयद हुई है। जहरीली गैस के रिसने से पूरे शहर में कोहराम मच गया था। हजारों इंसान और जानवर इस साने में अपनी जानें गंवा बैठे थे। जहरीली गैस के असर से हजारों लोग बीमार पड़ गए। ये बीमारी एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल होती गई, यानी कि ट्रांसफर होती गई। आज भी इस सानह की, यानी कि इस दुर्घटना के शिकार बहुत से अफराद जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला दिखाई देते हैं और अपने हक की मांग कर रहे हैं। चलिए, भोपाल किस सूबे में है भाई? ये तो इस पैराग्राफ से सवाल, ये आपके मतलब इतनी तो जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश में रहते हैं। सानह के माने क्या है दोस्तों? हादसा या घटना। आप तो इसको दुर्घटना ही बोल सकते हैं। भोपाल वाला जो गैस त्रासदी कांड हुआ था ना, वो। भोपाल में जहरीली गैस का साने किस सन में हुआ था? 73 में। तो दोस्तों, ये 1984 में हुआ था, ये 1984 में। चलिए, क्योंकि दोस्तों आइए, तो आपके डेट ऑप्शन में दे रखी है आपके पैराग्राफ में, ऐसे सवालों को आप गलत मत कर देना। रोनुमा हुआ था, इस जुमले में जमाना है, रोनुमा हुआ था 74 में। तो इसमें दोस्तों हुआ था आ गया ना। आप माजी में चले जाओ। माजी का मतलब इंग्लिश में इसको कहते हैं पास्ट, यानी कि भूतकाल। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैर मुल्की कंपनी पर आयद हुई, इस जुमले में कौन सा जमाना है? गैर मुल्की कंपनी पर आयद हुई है, आई हुई है आ गया ना। तो यहां पर दोस्तों आपके देखो, मुतलक हाथ है आते ही इस ऑप्शन पे मत चला जाना। पर आयद हुई, हुई पहले क्या आ रहा? माजी, फिर है आ गया, तो माजी मुतलक आ गया इसमें। ए ऑप्शन सही हो गया 75 में। है पे आते ही इस पे टिक मत कर देना आप, इससे है से थोड़ा सा पहले जाना, क्या सेंटेंस आ रहा है। फिर देखिएगा, एक फिर से एक पोइम आई है। नेकी की तुम तस्वीर हो, इफ़्फ़त की तुम तदबीर हो दीन की तुम पासबा, ईमा सलामत तुमसे है। फितरत तुम्हारी है हया, दीनत में है मेहर वफा, गट्टी में है सब्र व रजा, इंसान इबारत तुमसे है। मोनस हो खाविंदों की तुम,
गमखोर फर्जंदों की तुम बिन है घर वीरान, सब घर भर में बरकत तुमसे है। तुम आस हो बीमार की, ढारस हो तुम बेकार की, दौलत हो तुम नादार की, उसरत में इशरत तुमसे है। मंदरजा बाला अशार के शायर कौन है 76 में? तो दोस्तों ये अल्ताफ हुसैन हाली साहब की एक नज्म है। ठीक है, अल्ताफ हुसैन हाली साहब की। दौलत हो तुम नादार की, उसरत व इशरत तुमसे, इसमें कौन सी सिनात का इस्तेमाल हुआ है? तो दोस्तों इसमें तजाद का इस्तेमाल हुआ है। उसरत और इशरत ये दोनों आपस में एक दूसरे के मुतजाद हैं। ठीक है, यहां पर देखिएगा, आप सोचोगे सर इनका मीनिंग क्या हो सकता है। उसरत दोस्तों तंगदस्ती या गरीबी या मुश्किल हालात के माने में आता है, और इशरत जो है वो खुशहाल जिंदगी में आता है, खुश तबी के मीनिंग में आता है। इफ़्फ़त के माने क्या हैं? इफ़्फ़त के माने क्या है? तो दोस्तों पाकीज़गी इफ़्फ़त के माने हैं। क्या है? पाकीज़गी। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। गजल का पहला शेर क्या कहलाता है दोस्तों? गजल का पहला शेर क्या कहलाता है? मतला कहलाता है। और मतले के बाद में सेम उसी कंडीशन में काफिया और रदीफ की पाबंदी में अगर दूसरा शेर आता है तो दोस्तों यहाँ पर हुस्न मतला राइट आंसर हो जाएगा। और तखल्लुस गज़ल का जो आखिरी शेर होता है उसमें शायर अपना शायराना नाम इस्तेमाल करता है तखल्लुस के तौर पर, उसको तखल्लुस कहते हैं। ये काफिया और रदीफ उस मिसरे में होते हैं। गज़ल का जो पहला दूसरा मिसरा होता है ना उसमें इसकी पाबंदी की जाती है। इसका आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फितरत तुम्हारी है हया, तीनत में है मेहर वफा, ये किसके लिए कहा गया है दोस्तों? ये दोस्तों औरत के लिए कहा गया। आपने अगर पोइम को थोड़ा बहुत समझा हो तो सारी चीजें आज औरत की वजह से इस पे पोइम के हिसाब से पॉसिबल है। नाजुकी उसके लब की क्या कही है, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। तो इस शेर में सीनत कौन सी, ये कई बार पूछा है हमारे नोट्स में भी, बिल्कुल डिट्टो पेज में ये सवाल भी डाला था, टेस्ट पेपर में ये सवाल डाला था, और नोट्स में तो हूबहू इसी एग्जाम्पल से ही तशबिया की डेफिनेशन समझाई गई है। तो ये तशबिया हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन। बाग बाग होना इसका माना क्या है 82 में? इसका माना है दोस्तों बहुत खुश होना। ठीक है, बाग बाग होना बहुत खुश होना। जेल में जरबुल मिसल कौन सी है भाई? नाक में दम होना, आंख बदलना, हवा हो जाना, और बड़े बोल का सर नीचा। जरबुल मिसल यानी कहावत कौन सी है दोस्तों आपकी इसमें? बड़े बोल का सर नीचा। मैंने ये बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है कि आखिर में अगर ना आ रहा है तो 99% वो मुहावरा होगा, अगर ना नहीं है तो वो कहावत है। आप यहाँ पर भी देख लीजिए, इसमें भी ना आ रहा है, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो ये ऐसे भी पहचान कर सकते हैं आप, ये ज़रबुल मिसल की पहचान है। किसी का कौल किसी का कौल उसी के अल्फाज में नकल किया जाता है, तो कौल के अव्वल और आखिर में लगाई जाने वाली अलामत क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये वाविन कहलाती है। वाविन की अलामत आती है ना, इसे जैसे दो कोमा यहाँ लगा दी और दो कोमा यहाँ लगा दी, अब इसके बीच में कोई भी कोटेशन कोई भी कथन होता है ना वो लिखा जाता है, इसको वाविन की अलामत कहते हैं। सक्ता की अलामत आप इस तरीके से, ये सक्ता की अलामत हो गई। अब इसी सक्ता के नीचे एक बिंदी लगा दी, ये वक्फा की अलामत हो गई। और कौसिन से कोष्टक याद रख लीजिएगा। काफ से कौसिन, काफ से कोष्टक। हैरत जाहिर करने वाले जुमले के बाद लगाई जाने वाली अलामत को क्या कहते हैं? हैरत जाहिर करने वाली की अलामत को फजाइया। क्या कह लेते हैं? फजाइया। इसकी अलामत ये होती है निदाइया फजाइया की अलामत इस तरीके से। मुमताज इसम है कौन सा है भाई? मुमताज इसमें खास है या इसमें नकरा है या इसमें जमा है या इसमें मादी है? तो इसमें खास है, पर्टिकुलर एक व्यक्तिगत नाम है ये, तो मुमताज एक लेडीज का। इसमें नकरा में भाई पर्टिकुलर या व्यक्तिगत कोई नाम नहीं होता है। वो ज़मीर जो अशखास के लिए बोला जाए, जो शख्स यानी कि व्यक्तियों के लिए बोली जाए 87 में, तो दोस्तों उसको ज़मीर शख्सी कहते हैं। तो सीधा ही आप शख्सी नाम आ गया इसमें।
ठीक है। ज़मीर ख़ास और ज़मीर इशारी, ज़मीर गायब ये नहीं होगा इसमें, ज़मीर शख्सी राइट आंसर हो जाएगा। कोई कौन सी ज़मीर है, कोई कौन सी ज़मीर है, आपको पता है ज़मीर की 5 किस्में हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पर दोस्तों 88 में ज़मीर तनकीरी हो जाएगा। ज़मीर मुतकल्लिम तो आई, माई, मी, मैंने बोला था ना इंग्लिश में, आई, माई, मी, यानी कि मैं, मेरा, मुझे, ये आता है। अगर इस मीनिंग में कोई सेंटेंस आता है तो वो ज़मीर मुतकल्लिम में आता है, यानी कि इसको इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। ज़मीर मौसूला जो मौजूद नहीं है, जो, यानी कि वो लड़का जो कल खो गया था, जो कल खो गया था, जिसके बारे में बात की जाए, तो यहाँ पर ज़मीर मौसूला होती है। ज़मीर गायब, जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं, अब हम दोनों बात किसकी कर रहे हैं, इस तीसरे आदमी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं मुतकल्लिम हो गया, मेरे सामने वाला हाजिर हो गया, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो गायब हो गया, ज़मीर गायब हो गया। ओके, समझ में आ गया। तो कोई यहाँ पर कौन सा है, ज़मीर तनकीरी है। मुसव्वती आवाज़ों को जाहिर करने के लिए हुरूफ तहजी का हिस्सा है 89 में। तो हुरूफ इल्लत है दोस्तों, हुरूफ इल्लत है, क्योंकि मुसव्वती और मुसम्मते, मैंने बताया था मुसव्वती, एक बार यहाँ पर देख लीजिएगा और समझा देता हूँ मैं। मुसव्वते और मुसम्मते, इसको वोवल बोलते हैं इंग्लिश में, वोवल, इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट, हिंदी में इसको स्वर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं व्यंजन। ठीक है। तो मुसव्वते सिर्फ 3 ही होते हैं दोस्तों, अलिफ, वाव और ये, बाकी जो बच गए हैं वो सारे क्या है, मुसम्मते हैं। वाव और ये किस आवाज को जाहिर करते हैं, अब यहां पर आ गया ना अलिफ, वाव और ये, अलिफ दिया नहीं है, तो यहां पर राइट आंसर आपको बताऊं दोस्तों, ये मुसव्वते में भी आता है और हुरूफ इल्लत में भी आता है, दोनों में आता है ये, इसको हुरूफ इल्लत भी कह सकते हैं आप। इसका ऑप्शन सी और डी दोनों सही माना है, जिसने सी किया था उसका भी सही था, जिसने डी किया था उसका भी सही था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके दोनों पेपर की आंसर शीट भी मैंने आपके इसमें लगा दी है। ये पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे और मंजिल एकेडमी के एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसको आराम से देख लीजिएगा। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, आप कमेंट की ज़रूर कीजिएगा, और अगर पसंद आता है तो शेयर कर दीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर करने की दरख्वास्त कर रहा हूँ। ये सीरीज अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हम आगे की सीरीज करेंगे, वरना इसको स्टॉप करेंगे। ओके, बाकी प्रयास ये है कि इसके बेस पर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी तैयार हो, और एग्ज़ाम का जो आने वाला पेपर है वो भी आपके माइंड सेट में रहे, इस तरीके से पेपर आता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ, दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।